स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ये ज्ञानकुंज पब्लिक स्कूल की तरफ से क्लास 11 की ये आपके गणित की क्लास है। इस क्लास में मैं आपको शंकु परिच्छेद के बारे में बताऊंगा। अब इस शंकु परिच्छेद को बताने से पहले थोड़ी सी मैं आपको क्लास के पीछे जाना चाहूँगा। आपने शंकु के बारे में पढ़ा होगा, शंकु की आकृति के बारे में। शंकु का आपने क्षेत्रफल निकाला होगा, आयतन निकाला होगा, वक्रपृष्ठ निकाला होगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। लेकिन अब जैसे आपका क्लास आगे चलता है, आप उन चीजों के बारे में और आगे जानना चाहते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में मैं जो शंकु होता है उसको परिच्छेद किया जाए या उसको किसी तरीके से काटा जाए, तो काटने के पश्चात कुछ आपको आकृति दिखेगी। उस आकृतियों का मैथमेटिकल टर्म क्या होगा उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इवन दैट सिंपली आप इससे पहले परिचित होंगे वृत्त से। मैं दिखाऊंगा कि शंकु से वृत्त कैसे आपको फॉर्म होगा और वृत्त के समीकरण को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। दूसरा, इस शंकु से कुछ और भी प्रकार के वक्र आपको मिलेंगे, जैसे वृत्त मिलेगा, एक परवलय मिलेगा, दीर्घवृत्त मिलेगा और अतिपरवलय मिलेगा। इतने आपको 3-4 चीजें आपको पढ़नी है आपके सिलेबस, आपके लेवल पर। क्या है? वृत्त है, दीर्घवृत्त है, परवलय है, अतिपरवलय है। ये आपको 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं। अब आपको ये बताएं कि शंकु से किस तरीके से ये चारों आपके आकार या आकृति दिखेंगे। चलिए शंकु की बात करें तो जनरली मैंने आपको शंकु यहाँ पर बनाया है इस तरीके से। 2D में आपको ये शंकु दिख रहा है। अच्छा, अब आप अपने दिमाग को बिल्कुल शांत करके एक हम प्लेट की कल्पना करते हैं या एक ऐसे ब्लेड की जिस ब्लेड से चाहे तो हम शंकु को काट सकते, ठीक है। हमने ब्लेड लिया और बिल्कुल शंकु को ऐसे काटा, जो इसकी सतह है ये बिल्कुल उसी के समांतर हमें कटने के पश्चात सतह मिले। अगर हम इस तरीके से ब्लेड से बिल्कुल सिंपली से काट दें तो हमको ऐसे सतह मिलेगी, देखिएगा ये ऊपर वाली सतह इस तरीके से यहाँ पे हमने काटा है, बिल्कुल ऐसे दिखेगा। अब इस आकृति को जरा हम ध्यान से देखें और नीचे वाले को ऐसे आपको देखेंगे इस तरीके से। अब इस सतह को ध्यान से देखें तो ये ऊपरी सतह किस रूप में हमें दिखती है, बिल्कुल इसी वृत्त के रूप में, यानी इस तरीके से ऊपरी सतह को सिर्फ हमें, ठीक है। तो शंकु को अगर ये रेखा है, इस रेखा के बिल्कुल अभिलंब ऐसे आप काटेंगे तो जो आपको पहला वक्र दिखेगा वो क्या दिखेगा, ठीक है। अब हमको ये पता करना है कि इस वृत्त को हम मैथमेटिकल टर्म में किस तरीके से बाउंड कर सकते हैं। चलिए फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है आपको परवलय, ठीक है। अब देखिए परवलय आपको किस रूप का कैसे दिखेगा। अगर हम ब्लेड को लें और ये जो आपकी रेखा है इसके समांतर और ऐसे काटें, समांतर न भी रहे तो ऐसे काटें कि ये जो हमारा नीचे का सतह है वह सतह भी कटे, यानी इस तरीके से ये वाली 2 सेकंड लाइन इस तरीके से मैं काट, ये सतह आपको ऐसे पूरा का पूरा प्लेन है। तो अब देखेंगे कि अगर इसको हम काट के अगर ये हिस्सा निकालते हैं तो ये हिस्सा हमको कैसा दिखेगा, बिल्कुल इस रूप का दिखेगा। ये वाली इधर वाली लाइन हो गई, ये हिस्सा बिल्कुल ऐसे दिखेगा, इस रूप। यहाँ से मैंने काट के निकाल दिया इस हिस्से को, या ये जो सतह दिखेगा इस सतह को या इस वाले हिस्से को इस तरीके का जो ऊपर की तरफ ये आपका जैसे यहाँ पे वृत्त दिखेगा, यहाँ पर जो इस तरीके का दिखता है इसे हम बोलते हैं परवलय। दूसरा, तीसरा आपको, अब हम ब्लेड को उठाकर यहाँ पर हम ब्लेड को उठाए, अब ऐसा काटें ये जो सतह है वो ना कटे, सतह ना कटे मतलब इस तरीके से कहीं पर काट सकते हैं ऐसे। अब ऐसे काट कर इसको जरा हम नीचे मिटा देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लाइनिंग खींच दी मैंने, इसको हम मिटा देंगे। तो मिटा देंगे, मिटाने के पश्चात इस सतह को हम थोड़ा सा नीचे बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं वो ऐसा दिखेगा इस रूप का। अब इसको हम जो ऊपरी सतह है ऊपरी सतह आपको लगभग इस रूप के दिखेगी। ये देखिए यहाँ पर इसको बिल्कुल सीधा अगर काटे तो वो बिल्कुल गोलाकार दिखती है, ये गोलाकार नहीं दिखती, ये इस रूप की दिखती है, देखिए ऐसे ऐसे। आप चाहें तो प्रैक्टिकली मिट्टी का या किसी और चीज का बनाकर आसान से ब्लेड या किसी और चीज से काटकर ये सारी आकृति को देख सकते हैं। इस आकृति को काटेंगे तो ये जो आकृति दिखती है देखिए बिल्कुल अंडाकार दिखती है, यानी यहाँ पर दबी हुई, यहाँ पर उभरी हुई। इस प्रकार की आकृति को बोलते हैं इलिप्स या दीर्घवृत्त से बोलते हैं।
अंतिम आपका वक्र जो आपको पढ़ना है, अगर आप इसी पूरे के पूरे जो शंकु है, शंकु को एक ऐसी लाइन जो इसकी वाली जनक रेखा थी इसके बिल्कुल समांतर ऐसे करके कहीं पर भी काट कर इसको निकालना। काट कर अगर हम निकालते हैं इस हिस्से को, अब ये आकृति कैसे दिखेगी? देखिए ऊपर से अगर देखेंगे तो ऊपर वाला आपने ऐसे करके काटा है तो इस तरीके से आकृति दिखेगी, और नीचे वाला काटा है तो बिल्कुल ऐसे दिखेगी, यानी ऐसे ऊपर वाला ऐसे दिखेगा, नीचे वाला इस तरीके से। इस प्रकार की जो आकृति बनती है उसे बोलते हैं अति परवलय। अब हमको नेक्स्ट काम क्या करना है कि शंकु परिच्छेद से जो डिफरेंट टाइप के हमको आकृतियां मिली हैं, इस आकृतियों का मैथमेटिकल टर्म क्या होगा या इन्हें किस तरीके से हम मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो हमको पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले मैंने आपको वृत्त काट के दिखाया था, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वृत्त के समीकरण या वृत्त को मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखें। चलिए, वृत्त आप जनरली छोटे क्लासेस से ही बनाते आ रहे हैं, वो एक वृत्त इस तरीके से आपको बनता है कि इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में एक बिंदु जिसे हम केंद्र कहते हैं। तो वृत्त कैसे फॉर्म होता है? अगर मैं जूम करें दिमाग में कि हमारे पास एक बिंदु P है, वह गमन कर सकता है, और कैसे गमन कर सकता है कि वह इस प्रकार से गमन करे कि इसके केंद्र से जो इस बिंदु जो ये बिंदु गमन कर रहा है, ये दूरियां सदैव बराबर है। ठीक है, गमन तो ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कैसे भी जा सकता है, लेकिन इसका जो है चलने का पथ ऐसा होना चाहिए कि ये जो आपको केंद्र है, केंद्र से दूरियां सदैव कैसी रहें? बराबर। ठीक है, इसको एक ही स्ट्रिक्टली जब आप बाउंड कर देंगे तो एक ही पथ मिलेगा कि वो इस प्रकार से चले कि ये दूरी सदैव बराबर है। तो अगर इस प्रकार से वो गमन करेगा कि दूरी सदैव बराबर रहे इस बिंदु से स्थिर बिंदु से, ये बिंदु जो होता है केंद्र पर, इसे हम स्थिर मानते हैं, ये काम करते हैं। तो ये जब दूरियां बराबर रहेंगी, अब ये पथ गमन करेगा, बिंदु गमन करेगा, चलता रहेगा, तो इसका जो इस बिंदु का जो पथ है, पथ को हम ऐसे करके खींच देंगे, इसी पथ को बोलते हैं। इसको परिभाषित कैसे करते हैं? अगर हमको बताना है किसी को कि किस तरीके से परिभाषित करेंगे वृत्त को, तो हम कैसे बोलेंगे? वृत्त एक ऐसे बिंदु P का बिंदु पथ है, बिंदु P जो गमन कर सकता है, बिंदु पथ है जिसकी किसी स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु को क्या बोलते हैं? केंद्र। स्थिर बिंदु से दूरियां सदैव कैसी रहती हैं? समान। तो बिंदु वृत्त एक ऐसे बिंदु P का बिंदु पथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरियां सदैव कैसी रहती हैं? समान रहती हैं। तो अगर स्थिर बिंदु से दूरियां सदैव समान है तो उस दूरी को हम कहते हैं, लिखते हैं r, जिसे कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। जो दूरी सदैव समान रहती है किसके बराबर होती है? वृत्त की त्रिज्या के बराबर। नाउ नेक्स्ट, अब किस तरीके से हम इसके वृत्त के इक्वेशन को फाउंड कर सकते हैं या वृत्त के इक्वेशन को बना सकते हैं? तो उसके लिए क्या जरूरी है? देखिए, इसकी परिभाषा हम यूज करेंगे। हम कह रहे हैं कि बिंदु P एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी किसी स्थिर बिंदु से दूरियां सदैव समान रहती हैं, और वो समान दूरी किसके बराबर होती है? वृत्त की त्रिज्या के बराबर। तो हम इन्हीं के दिए गए बातों का जो अनुसरण करें कि ये बिंदु इसका केंद्र है H और K, जिसे नाम देते हैं, ये बिंदु K है। अगर हम इसके जो स्थिर बिंदु है इसके निर्देशांक, क्योंकि ये बिंदु है तो चूंकि किसी स्थिर, या अगर मान लें कि जो निर्देशांक के सापेक्ष इसका कोई केंद्र के निर्देशांक होंगे, ये बिंदु P गमन कर रहा है, क्योंकि ये गमन कर रहा है तो ये हमेशा इसका बिंदु बदलता रहेगा, इसके निर्देशांक को हम xy नाम दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये इनके और इनके बीच की दूरियां सदैव किसके बराबर, सदैव कैसे रहेंगी? स्थिर रहेंगी, और वो किसके बराबर होंगी? r के बराबर। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे दो बिंदुओं को के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट अगर हम निकालते हैं तो वो दूरी किसके बराबर होनी चाहिए? स्थिर और इसी वृत्त की त्रिज्या के r के बराबर होनी चाहिए। चलिए, हम वही काम कर रहे हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदु H के और बिंदु xy के बीच की दूरी, और किसके बराबर होनी चाहिए? वृत्त की त्रिज्या r के बराबर। तो आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? एक बिंदु x1 y1 है, दूसरा x2 y2। इसका सूत्र क्या होता है? अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी के सूत्र का हम उपयोग करेंगे। यहाँ पर हमने वही उपयोग किया है। पहला पॉइंट H के, दूसरा xy है, या xy को पहला ले लें, h को सेकंड ले। तो अब कह सकते हैं कि ये जो है ऐसे होगा अंडर रूट x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि ये जो दूरी है वो किसके बराबर है? स्थिर है, r के बराबर है, जिसको हमने r के बराबर किया।
अब चलिए यहाँ से स्क्वायर देयर बोथ साइड दोनों तरफ का अगर आप वर्ग करते हैं तो ये अंडर रूट यहाँ से क्या आ जाएगा, हट जाएगा, इसको क्या लग जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप, अब इनको हम सॉल्व करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आपको होगा x स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2hx प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू। ठीक है, अब हम x y के टर्म को एक साथ करते हैं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky माइनस r। अब देखिएगा ये जो h स्क्वायर k स्क्वायर था ये x की वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, मैंने इसको यहाँ पर कर दिया माइनस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस k। ठीक है, देखिए इस टर्म को अगर हम इधर रहने दें इसी साइड, तो अगर इसी साइड रहने दें तो ये पूरा ऐसे बन जाता है बराबर r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस। अब देखिए अगर हम चाहे कि r भी एक वैल्यू है, h भी है, k भी है, तो इसको हम किसी एक संख्यात्मक मान के रूप में लिख सकते हैं जिसे मैंने c लिखा। तो लिख सकते हैं इक्वेशन कैसे होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky बराबर c। यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखिए अब इस पूरे c को अगर हम कहें कि बराबर के इधर हमने रखा था, अब इसको इधर लिख दिया। ठीक है, तो ये पूरा इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx प्लस 2fy माइनस c इक्वल टू। अब देखिएगा अगर हम इस पूरे टर्म को c को r को h को k को यदि हम c के रूप में ले रहे हैं तो नेक्स्ट एक काम और करते हैं, जो h है यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर है माइनस 2hx, इस माइनस वाले के टर्म को हम प्लस बनाने की कोशिश करेंगे। प्लस बनाने के लिए काम किया गया, इस h को लिया गया माइनस g के रूप में और k को लिया गया माइनस h के रूप में। तो इस कंडीशन में h की जगह माइनस h के g से रिप्लेस करेंगे, k को माइनस h से। इक्वेशन कैसे बनेगा, देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, h को मैंने ले लिया माइनस g के रूप में, तो ये आपको प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस c इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वृत्त का जो है प्रमाणित समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। वृत्त का प्रमाणित समीकरण इसे बोलते हैं। अब चलिए वृत्त के प्रमाणित समीकरण को हमने निकाल दिया, तो अगर प्रमाणित समीकरण हमने निकाल दिया तो हम कह रहे हैं कि h और k इस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, अगर g और f और c के रूप में अगर इक्वेशन हमारा वृत्त का लिखा है तो यहाँ हमने आपको बताया है कि h की जगह मैंने क्या लिखा है माइनस g, तो केंद्र के निर्देशांक हमारा h और k है, तो h की जगह माइनस g है तो k की जगह कितना है माइनस है। तो यहाँ पर अगर प्रमाणित समीकरण के रूप में केंद्र के निर्देशांक को कैसे लिख सकते हैं, माइनस g का माइनस k। ठीक है, अब देखिए c बराबर मैंने आपको इतना क्वांटिटी लिख दिया यहाँ पर c की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं c बराबर इस तरीके से लिखा है, तो अगर हमको c की वैल्यू और h और k की वैल्यू पता है तो हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप r की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब चलिए इस चीज को देखकर एक चीज और, क्योंकि कभी कभार वृत्त का इक्वेशन आपको ऐसा आएगा, एक्चुअली में चाहे तो आप वृत्त बना सकते हैं और एक्चुअली वो वृत्त का आकार कैसा भी हो सकता है, और दूसरा कि वो वृत्त जो है सिर्फ समीकरण आपको बन सकता है, लेकिन एक्चुअली में चाहे तो वो वृत्त आप नहीं बना सकते। तो उस प्रकार का जो वृत्त होता है वो सिर्फ काल्पनिक होता है। तो काल्पनिक अगर हम जानना चाहें कि वो वृत्त किस टाइप का होगा, यहाँ से आप जान सकते हैं। यहाँ पे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c, क्योंकि h और k यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पे g और f चाहिए था, इसकी जगह g और f चाहिए था, g और f, तो इस तरीके से देखिए g स्क्वायर और f स्क्वायर। देखिए g और f जो है माइनस g माइनस f केंद्र के निर्देशांक होते हैं, इसका वर्ग करके आप c में से घटाएंगे। अगर ये पूरी वैल्यू जो है अगर कट कर शून्य हो जाती है तो ये r का मान कितना हो जाएगा, शून्य। अगर r शून्य हो गया तो अब यहाँ पर आप समझ, अगर r शून्य हो गया तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, शून्य। अब वृत्त की त्रिज्या शून्य हो गई तो वृत्त किस रूप का हो गया, बिल्कुल बिंदुआकार। तो कह सकते हैं कि अगर r शून्य हो गया तो वृत्त कैसा होगा, बिंदुआकार का, यानी वृत्त नहीं होगा बल्कि एक बिंदु ही होगा। तो अगर जो है r की वैल्यू शून्य है तो बिंदु आपको वृत्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन कि अगर जो है देखिएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस c। ठीक है, तो अगर इन दोनों की वैल्यू जोड़कर अगर इससे बड़ी है तो ये पूरा धन में आएगा, धन में आएगा तो r की कुछ न कुछ धनात्मक वैल्यू होगी। अगर r की कोई धनात्मक वैल्यू होती है तो इसकी वैल्यू 1 से अधिक, सॉरी 0 से अधिक होगी, 0 से अधिक होगी तो जाहिर सी बात है ये कोई ना कोई एक r त्रिज्या का वृत्त फॉर्म करेगा। तो मतलब ये कि अगर इस तरीके से g स्क्वायर या f स्क्वायर ग्रेटर देन c तो कोई ना कोई आपको वास्तविक वृत्त आपको मिलेगा। ठीक है ना,
अब नेक्स्ट है, अगर इनकी वैल्यू जो है इसके बराबर है तो वो वृत्ताकार का होगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया इसकी वैल्यू इस सी से कम है, कम होगी तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा आंसर किस में आएगा, ऋणात्मक। तो अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या ऋणात्मक होती क्लास, तो अंदर रूट के अंदर अगर कोई संख्या ऋणात्मक होती है तो वो जो वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक होती है। आपको पूरा का पूरा जो है इस काल्पनिक और वास्तविक के बारे में जब एलिमेंट आप पढ़ रहे हैं तो इसमें जो संख्याओं के बारे में, समिश्र संख्या एक चैप्टर उसके बारे में सब कुछ डिटेल आपको पता है। मतलब इस तरीके के वृत्त को आप पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है ये जो संख्या है काल्पनिक है, क्योंकि आज भी कोई निश्चित वैल्यू आपको मिलेगी नहीं, वो संख्या काल्पनिक है तो आप उसे पॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से चाहे तो आप वृत्त के प्रमाणिक समीकरण को बना सकते हैं। चलिए अब प्रमाणिक समीकरण तो वो वृत्त का हुआ जिसके केंद्र के निर्देशांक x, k हैं। ठीक है, अब इसे जो है प्रमाणिक समीकरण में इस h और k को -d और -f से रिप्लेस किया जाता है। तो पूरा वृत्त का समीकरण आपको इस तरीके से आ गया कि x² + y² + 2gx + 2fy - c = 0। ठीक है, अब देखिएगा अगर यहाँ पर केंद्र के निर्देशांक, अगर मान लीजिए यहाँ पर केंद्र यहाँ पर है तब तो ठीक है। केंद्र के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, अगर आपको कोई देखिए ये समीकरण वृत्त का है, इसके लिए कंडीशन कुछ होती है, जो x और इस आपके y² के जो गुणांक हैं वो हमेशा आपको एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिए। कभी कभी ये समीकरण आपको इस रूप का जो है, और अगर जो आपके परवलय हैं, अगर जो दीर्घवृत्त है उसमें भी मिलेगा, लेकिन जरूरी कंडीशन ये है कि यदि x² y² के गुणांक आपस में बराबर, ये कंफर्म है कि ये समीकरण हमेशा जो किसका होगा, वृत्त का ही होगा। अगर x² y² के गुणांक अलग है तो ये आपको वृत्त का समीकरण नहीं होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, चलिए वृत्त के केंद्र के निर्देशांक अगर इस रूप में वृत्त का समीकरण दे रखा है x² y² 2gx + 2fy - c के रूप में, तो केंद्र के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पर जो भी आपको समीकरण दे रखा होगा उसको इसके साथ हम जो है रिलेट करते हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं इस रूप में जो केंद्र का निर्देशांक जो मैंने बताया वो है -g, -f। तो जो भी आपको वृत्त का इक्वेशन दे रखा है उससे आप क्या निकालेंगे, -g, -f निकालेंगे। इस चीज का ध्यान रखिए, सिर्फ g और f नहीं निकाला था, -g, -f, और यही होता है वृत्त के केंद्र के निर्देशांक। चलिए वृत्त की कुछ और कंडीशन, अगर जरा सोचिए कि मैं बताया कि वृत्त के केंद्र के निर्देशांक जो है एक आपको निर्देश तंत्र के सापेक्ष लिए गए हैं, यहाँ पर जो है वो मूल बिंदु है और ये बिंदु इसके अकॉर्डिंग जो है h, k। अगर ये वृत्त का केंद्र यहाँ पर बिल्कुल मूल बिंदु पे होता तब क्या होता है, यानी इस वृत्त को उठाकर हमें ऐसे रख रहे हैं कि इसका केंद्र कहाँ पर आ जाए, मूल बिंदु पर। तो जो ही हम मूल बिंदु पर आएंगे तुरंत क्या होगा, मूल बिंदु पर आते ही इसके केंद्र के निर्देशांक -g, -f किसके बराबर हो जाएंगे, 0, 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम यानी वृत्त का जो केंद्र है वो मूल बिंदु पे होता तब क्या होता, -g, -f किसके बराबर होते, 0, 0 के बराबर। उस समय कंडीशन ये वृत्त कैसा बनता है, x² + y²। देखिएगा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। ध्यान रखिएगा g 0, f 0, यहाँ से क्या बचा -c, वो उधर जाएगा तो ये होगा। तो कहने का ये मतलब है कि अब देखिए उस कंडीशन में अगर हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या को मैंने ऐसे लिया था, r √c - g² - f²। इस कंडीशन में ये दोनों टर्म आपके शून्य हो गए, तो यहाँ से r बराबर क्या हो गया, √c। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं x²। अगर हम इसका, क्योंकि अगर इसका वर्ग करें तो c, यहाँ अगर वर्ग कर दें तो r² बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर क्या लिख सकते हैं, r²। तो ये आपको हो गया x² y² बराबर r²। तो ये है आपके वृत्त का वो प्रमाणिक समीकरण जिसका केंद्र कहाँ पर है, मूल बिंदु। x² + y² बराबर r², r जहाँ पर ये वृत्त क्या है। इस तरीके से हम वृत्त के समीकरण को निकाल सकते हैं, और भी इसके डिफरेंट कंडीशन बहुत सारे हैं। जिस तरीके से स्थिति आएगी सवालों में वैसा मैं आपको बताऊं। ठीक है, नेक्स्ट आपका वृत्त के बाद अगला आपको जो वक्र बना है, मैंने आपको बताया था परवलय के बारे में। ये है परवलय।
अब चूंकि परवलय बॉन्ड करने के लिए आप इस जो भी हमारा शंकु हो उसको आप ऐसे काटे थे, ये समतल है, समतल भी इसके साथ काटा, तो वो इस रूप का आपको दिखेगा, ये परवलय। अब चलिए परवलय को कैसे परिभाषित किया जाता है, कैसे उसको हम लिखते हैं। देखिए जो परवलय है वो इसी रूप का दिखेगा, ये रहा परवलय। देखिए अब इसको मैथमेटिकल टर्म देने के लिए हम इस परवलय पर एक बिंदु P मान लेंगे, P हमने मान लिया। अब इसको इस तरीके से हम गतिमान कराएं, P को हम ऐसे चलाएं कि वो हमेशा इसी पथ पर चलता है, यानी जो परवलय का पथ है इसी पर चले। तो इस P को चलने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन कंडीशन इसमें कैसे लागू की गई। परवलय का जो अक्ष है उस पर एक बिंदु माना गया जिसे हम नाभि कहते हैं, फोकस। ठीक है, फोकस के निर्देशांक की बात करें तो इस वाले जो मूल बिंदु है, ये जो अक्ष है, अक्ष के मूल बिंदु को कहते हैं इसका शीर्ष। अब देखिए शीर्ष से इस फोकस की दूरी a है, तो इसके निर्देशांक a, 0 है। ठीक है, इस बिंदु P को लाकर यहाँ पर मिलाया गया और एक इसी अक्ष पर एक लाइन खींची गई जिसे हम नियता कहते हैं। देखिएगा इस शीर्ष से जितनी दूरी पर ये हमारा फोकस होता है उतनी ही दूरी पर पीछे की तरफ जो है लाइन नियता होती है। इस नियता को हम ऐसा खींचेंगे, इस बिंदु P जहां पर हमने सेलेक्ट किया है, इस बिंदु P से जो यश की दूरी होनी चाहिए सेम उतनी ही दूरी P से इस लाइन की होनी चाहिए। मतलब ये अगर ऐसा हुआ तो P को कहीं पर भी इसके पथ पर लेके जाएंगे तो ये हमेशा अगर इस पथ पर चलेगा तो इस बिंदु P से इस नाभि की दूरी हमेशा बराबर होगी P से इस नियता की दूरी। तो कह सकते हैं कि अब ये इसका मतलब कि ये बिंदु P इस प्रकार से जो है अगर गमन करे कि इसके पथ पर रहे, यानी परवलय के पथ पर रहे, तो ये कंडीशन मस्ट हमेशा ये फॉलो होगी कि बिंदु P से नाभि की जो दूरी होगी बिंदु P से इस नियता पर जो है दूरी के बराबर होगी। सॉरी, बिंदु P से नाभि की दूरी जो है बिंदु P से इस नियता पर लंब के बराबर। तो ये बिंदु P हमेशा इस परवलय पर चलता रहेगा। चलिए इसको तब कैसे परिभाषित किया गया। परवलय यानी ये परवलय एक ऐसे बिंदु P का बिंदु पथ है, यानी बिंदु P जो है ऐसे गमन करेगा जिसकी किसी स्थिर बिंदु नाभि से दूरियां सदैव किसी स्थिर रेखा नियता पर दूरियों के बराबर होती है। कहीं किसी किताब में आप ऐसा लिखेंगे, परवलय एक ऐसे बिंदु P का बिंदु पथ है जिसकी किसी स्थिर बिंदु नाभि से दूरियां सदैव जो है किसी स्थिर रेखा नियता पर दूरियों के बराबर होती है। या तो ऐसे होगा या इस तरीके से होता है। परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी किसी स्थिर बिंदु और किसी स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात सदैव नियत होता है और एक के बराबर होता है। देखिएगा इससे दूरियों और इससे दूरियों का अनुपात नियत होगा, यानी इसको P मान लें, इसको यश, इसको हमने यहाँ पर यम लिखा है। तो इसके कहने का मतलब है पहले परिभाषा के अनुसार कह रहे हैं कि PS और यहाँ से P से यम या रेखा पर जो लंब डाल रहे हैं PM हमेशा बराबर होगा PS बराबर PM। या तो ऐसे कहा जाता है या कहीं पर ऐसे कहा गया होगा कि स्थिर बिंदु से इस दूरियों यानी PS और स्थिर बिंदु से इस रेखा पर डाला गया लंब का अनुपात नियत होता है। तो नियत कैसे अनुपात लेंगे तो ये हो जाएगा PM। ये अनुपात नियत होता है और ये जो नियत संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। देखिए इस नियत संख्या को एक शब्द से नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं उत्केंद्रता। उत्केंद्रता इसे हम लिखते हैं ई से, इकेंट्रिसिटी से नाम दिया जाता है ई से। इंग्लिश में देखेंगे तो इकेंट्रिसिटी से नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए उत्केंद्रता आई। तो कहने का ये मतलब यहाँ देखिए PS बराबर PM, हम कह रहे हैं कि अगर इसके बराबर ये नियत उत्केंद्रता है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर। तो PS अपान में PM बराबर 1, या तो ऐसे लिखेंगे या PS बराबर PM, दोनों चीजें क्योंकि PM का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो PS और PM एक दूसरे के बराबर। यहाँ पर ये सारे चीजें मैंने वही लिखे। परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी किसी स्थिर बिंदु जिसे नाभि कहते हैं, नाभि तथा एक स्थिर रेखा नियता से दूरियों का अनुपात जो है नियत, जिसे हम जो अनुपात होता है नियत उसे ई से लिखते हैं। यहाँ पर ई बराबर 1 होता है। ठीक है, तो उनके अनुसार PS अपान PM बराबर 1। चलिए पहले बिंदु XY और इस ये नाभि के बीच की दूरियां हैं, देखिए मैंने वही लिया है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने लिया है x1 x माइनस a, देखिए x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर
देखिए ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। इस बिंदु P से इस रेखा पर लंब की माप, क्योंकि लंब की माप ही होती है बिंदु से रेखा पर, सॉरी बिंदु से रेखा की दूरी। तो यहाँ से बिंदु पर रेखा की दूरी मैंने ले लिया h प्लस a, ठीक है ना। चलिए अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम अंडर रूट में लिखते हैं, यहाँ मैंने अंडर रूट नहीं लिखा था। तो अब दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब आपने वर्ग किया तो अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल। अब वर्ग करके इसका एक्सपेंशन करेंगे तो x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस इसका सिर्फ y स्क्वायर बराबर। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। x स्क्वायर से x स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब यहाँ से सिर्फ बचा y स्क्वायर इधर माइनस का 2ax, माइनस का 2ax उधर जाएगा और इधर प्लस का था तो मिला के 4ax हो जाएगा। इक्वेशन आपको बनेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो कहने का मतलब है अगर जो है परवलय इस तरीके से है कि उसका शीर्ष जो है मूल बिंदु पर है और उसका खुला हुआ हिस्सा जो है x एक्सिस के घन दिशा में, उस समय जो परवलय होगा उसका समीकरण होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। जिसके नियता का समीकरण देखिएगा, जब हम कह रहे हैं कि ये जो है होती है बिल्कुल नाभि, जितनी दूरी पर शीर्ष से नाभि होती है उतनी दूरी पर नियता होती है। तो ए दूरी पर नाभि है तो ए दूरी पर नियता होगी। तो नियता के समीकरण की बात करें जो बिल्कुल जो है y अक्ष के समांतर है, इसका समीकरण होगा x बराबर माइनस a, या इसके समीकरण को लिखेंगे x प्लस a बराबर, ठीक है। अगर कोई परवलय इस प्रकार से है कि जिसका शीर्ष जो है मूल बिंदु है, ठीक है, जिसका नाभि a, 0 है, उसकी नियता क्या होगी x प्लस a, उसका समीकरण क्या होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4a, ठीक है। इस तरीके से हम जो है परवलय के एक समीकरण को निकाल सकते हैं। उसी तरीके से स्टैंडर्ड रूप में, प्रमाणित रूप में 4 समीकरण होते हैं। एक तो इस परवलय को उठाकर हम जो है x एक्सिस के धन दिशा से ऋण दिशा में करते हैं, तो यहाँ से जो नियता उठकर बिल्कुल इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो उस समय पर इसके समीकरण में कुछ बदलाव होते हैं। यहाँ पर नाभि के निर्देशांक को देखिए, जब पूरा परवलय उठाकर इधर करेंगे, समझिए यहाँ से शीशा आप लगा दें, शीशा लगाए, ये टर्म इधर चला गया, इधर और कहाँ चला गया, तो अब उस हिसाब से इस नियता के समीकरण बदल जाएंगे, नाभि के निर्देशांक बदल जाएंगे, परवलय का ये जो इक्वेशन आपको बदल जाएगी, ठीक है। मैंने आपको परवलय के बारे में बताया। परवलय का मैंने एक मानक रूप दिया था, ऐसे इसके 4 मानक रूप होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर ये x एक्सिस से, ये y एक्सिस से, परवलय का ये वाला हिस्सा अगर जो लगा होता है x एक्सिस बोलते हैं, और ये परवलय ये x एक्सिस के बाद बिल्कुल सिमेट्रिक होता है, सममित, यानी यहाँ पर शीशा रखेंगे जैसा यहाँ पर बिल्कुल उसका प्रतिबिंब यहाँ है, परवलय बिल्कुल उसी के ऊपर इंपोज होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बिंदु था, इसे मैंने नाभि नाम दिया था आपको, यहाँ पर एक बिंदु P है और ये पीछे उतनी दूरी पर आपकी होती है नहीं। इस समय परवलय का समीकरण आपको होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, शीर्ष इसका 0 0, नाभि के निर्देशांक a, 0, नियता इस तरह से बराबर 0, ये नियता का समीकरण। आप इक्वेशन अप्लाई 10th में थोड़ा सा पढ़े होंगे, रेखा का समीकरण, उसके बारे में आपको जो है बताया गया कि रेखा कैसे होती है तो उसका समीकरण कैसे निकालते हैं, एनालिसिस पूरा आपका जो है चेक करेंगे। सेकंड रूल, अगर हम इस परवलय को उठाकर इस साइड कर दें, x एक्सिस के ऋण दिशा में, बिल्कुल ऐसे, ये पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा, इधर वाला कहां चला जाएगा, इधर आ जाएगा। देखिएगा सेम थिंग्स, ये मूल बिंदु है, शीर्ष परवलय इधर आया तो नाभि के निर्देशांक ऊपर इधर चला, तो इसके इस लाइन पे जो निर्देशांक कितने हैं, -a, 0, ये जब उधर जाएगा तो ये x बराबर a दूरी पर होगा, तो इसका समीकरण क्या होगा, x बराबर a, या होगा x माइनस a बराबर। अगर इस रूप का परवलय है तो उसका जो समीकरण होगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, देखिए यहाँ पर प्लस a था तो यहाँ प्लस था, यहाँ पर माइनस a तो माइनस a होगा, ठीक है। इसका समीकरण इस तरीके से होगा। इसके नाभि के निर्देशांक -a, 0, नियता का समीकरण x प्लस a बराबर 0, ठीक है। दूसरी टाइप है। थर्ड, तीसरे टाइप का इक्वेशन जो है इस तरीके से, यदि परवलय y एक्सिस पर ऊपर की तरफ खुला हुआ है, यानी इस तरीके से देखिए, अगर इस तरीके से तो नियता जस्ट इसके नीचे होगी। अब देखिए x एक्सिस पे है तो उसका समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर y एक्सिस पर है तो इसका समीकरण क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसका हम डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं, आप देखिए किताब में मिल जाएगा। और दूसरा, अब इसके शीर्ष की बात करें तो शीर्ष तो अभी मूल बिंदु रहेगा 0 0। इसके नाभि की निर्देशांक की बात करें, देखिए नाभि इसके इसी लाइन पर y एक्सिस पर होगी, तो
y एक्सिस पर जो बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 1 क्योंकि y वाला पॉइंट इस पर है, x वाला 0 है, तो इसके निर्देशांक 0, 1 हो गए। इसके नेता का समीकरण y एक्सिस के विरुद्ध दिशा में a दूरी पर है, तो नेता का समीकरण y बराबर -a या y प्लस a बराबर 0। ठीक है, तो ये नेता हो गई, ये आपका परवलय हो गया, ये नाभि हो गई, एक्सिस। चौथा स्टैंडर्ड है यदि परवलय इस प्रकार से है कि y एक्सिस के विरुद्ध दिशा में, यानी इस तरीके से, तो इसके नाभि के निर्देशांक सब कुछ बिल्कुल वैसा होगा, ये इधर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। इसके नाभि के निर्देशांक 0, -है, सिर्फ 0, 0, अब नेता ऊपर चली गई यानी y पर a दूरी पर, तो इसका जो समीकरण होगा y बराबर a, या नेता का समीकरण लिख सकते हैं y - a बराबर। इसका जो प्रामाणिक समीकरण होगा x² बराबर -4ay। इस तरीके से ये 4 प्रामाणिक समीकरण आपके जो है परवलय के हैं। अब इसमें आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स में आगे